हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसका मतलब होता है कि जो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है, जो तुलनात्मक जो कानून है, हमारा सार्वजनिक कानून है, उसके बारे में बात करेंगे। ये सब्जेक्ट एलएलएम में भी काम आता है, एलएलबी में भी, यूजीसी नेट में भी, और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ काम आता है। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं और डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कंपैरेटिव लॉ। मतलब कंपैरेटिव लॉ मीन्स क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि टू कंपेयर, मतलब कंपेयर करना किसी दो चीज़ों में, मतलब तुलना करना हिंदी में जाने तो देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर लीगल सिस्टम्स, मतलब डिफरेंसेस करता है टू, मतलब दो या दो से अधिक लीगल सिस्टम्स में। और सिमिलरिटीज़ क्या है बिटवीन टू और मोर लीगल सिस्टम्स में, कि मतलब दो सिमिलरिटीज़ क्या है और उसके डिफरेंसेस क्या है, तो उसके अंदर तुलना करता है कि सिमिलरिटीज़ तो क्या क्या है और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो ये क्या हुआ, कंपैरेटिव लॉ का मीनिंग है। बात करते हैं जो पब्लिक लॉ है उसकी उत्पत्ति कब हुई। जो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है उसकी जो उत्पत्ति है, वो मतलब जो बैकग्राउंड है वो कब से आया, ये जो लॉ है ये मतलब कैसे काम करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आधुनिक तुलनात्मक कानून की उत्पत्ति का पता लैटिन भाषा की किताब नोवा मेडस डिस्केडे डोस्डे ज्यूरिस्प्रूडेंटिया के अध्ययन और शिक्षण के नए तरीके से लगाया जा सकता है। तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। पुस्तक जो 1667 में गॉटफ्राइड विल्हेम लाइबनिज़ द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसकी उत्पत्ति यहाँ से भी एक लैटिन भाषा की किताब से, और जो एक 1667 में गॉटफ्राइड विल्हेम लाइबनिज़ द्वारा लिखी गई थी। हालांकि प्रत्येक कानून प्रणाली अद्वितीय है, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है, अपने आप में ही परिपूर्ण है सब कानून। कुछ कानून पूर्ण नहीं है, पर माना जाता है कि जो हम लो तो वही करते हैं ना, कोडिफाइड है वो, तो हमें उनको पूर्ण ही मानते हैं अपने तरीके से। तुलनात्मक कानून उनकी समानता और अंतर के अध्ययन के माध्यम से कानून प्रणालियों के वर्गीकरण की अनुमति देता है। जैसे मैंने बताया भी, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस में जो भी कंपैरिजन होता है उन चीज़ों के बारे में वो क्लासिफिकेशन करता है। जहाँ कानून परिवार वर्गीकरणों का मूल स्तर है, मतलब बेस है। कानून परिवार के बीच मुख्य अंतर कानून के स्रोत, मतलब सोर्सेज क्या है, अदालतों के उदाहरण की भूमिका और कानून प्रणाली, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है कि जो कानून प्रणाली है उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उनका जो कंपैरेटिव है वो बताता है। और जो इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, शोर्स, उनके एग्जाम्पल, और जो भी प्रणाली है उन चीज़ों के बारे में बात करता है। और जहाँ कानून परिवार वर्गीकरण का मूल स्तर है, जैसे मैंने बताया बेस है, कानून परिवारों के बीच जो मुख्य अंतर है सोर्सेज हैं, एग्जाम्पल हैं, और जो उनकी कानून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास में पाए जाते हैं, मतलब डेवलपमेंट में पाए जाते हैं कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। फिर देखिए, अमेरिका में तुलनात्मक कानून जर्मनी में उत्पीड़न महसूस करके कानूनी विद्वान द्वारा लाया गया था। अमेरिका में भी ये ऐसा कानून है। आजकल एक राज्य का उद्देश्य समाज का कल्याण है, क्योंकि जो समाज का कल्याण होगा तभी राज्य का विकास होगा, तो यही एक ऑब्जेक्टिव है। इसके परिणाम स्वरूप विधायिका के तरीके बदल रहे हैं। पहले विधायिका बहुत अलग तरीके से काम कर रही थी और अब बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। लेजिस्लेशन में काम में क्यों बदलाव आया, क्योंकि कंपैरिजन किया। पब्लिक लॉ कंपैरिजन, पब्लिक लॉ पढ़ रहे हैं तो हम कंपैरिजन किया कि कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए, क्या कानून आने चाहिए। कानून को हम पूरी तरीके से, जो उनका स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर सकते, पर जो उनमें अमेंडमेंट करके नई चीज़ें डाल सकते हैं, या फिर उनको ऐसा कर दें कि जो मतलब जनता के उद्देश्य के हिसाब से हो, समाज का कल्याण हो। तो इसका मतलब यही निकलता है। तुलनात्मक कानून का भविष्य कानूनी अधिकारों के विभिन्न श्रेणियों को मान्यता देने के सार्वभौमिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो कंपैरेटिव लॉ है उसका जो फ्यूचर है, मतलब अगर हम आगे की बात करें तो कानूनी अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों को मान्यता देता है। जैसा मैंने बताया कि अमेंडमेंट करता है, नए लॉज अप्लाई करता है, नए लॉज बनाता है, उसी हिसाब से काम होते हैं समाज को देख के।
जो पब्लिक लॉ है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की उत्पत्ति ओनली सिर्फ कंपैरेटिव लॉ के बारे में बात कर रहे हैं हम, पर पब्लिक लॉ इसलिए बोल रही हूँ मैं कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी। जो कंपैरेटिव लॉ की उत्पत्ति जल्द से जल्द 19वीं शताब्दी के मध्य से देखी जा सकती है। अगर हम पहले बात करें कि कब से इसकी उत्पत्ति हुई तो 19वीं सेंचुरी से देखी जा सकती है। ऐतिहासिक विचारधारा से तुलनात्मक कानून के विकास या अध्ययन को प्रोत्साहित नहीं किया। जो इसका हिस्टोरिकल जो भी इसके विचारधाराएं थी उनके हिसाब से कंपैरेटिव लॉ को उसका जो विकास डेवलप है, जो इसकी स्टडीज़ है, उसको मोटिव नहीं किया जा सकता, प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। जो कोडिफाइड लॉज हैं, संहिताकरण के युग में भी मामलों में सुधार नहीं किया। मतलब जो कोडिफाइड लॉज की गई तो इसको नहीं प्रोत्साहित किया गया, इसको पीछे रख दिया गया। हालांकि जर्मनी में फ्यूरबैक, गन्स और थिबोट द्वारा कुछ काम किया गया था, जर्मनी में काम किया गया था। 1829 में मित्रे, मियर और जकारिया ने विदेशी कानून के अध्ययन के लिए कानूनी समीक्षा शुरू की। फिर इन दो लोगों ने क्या किया, कानूनी समीक्षा शुरू कर दी 1829 में। फ्रांस में भी 1832 में कॉलेज डी फ्रांस में तुलनात्मक कानून की कुर्सी स्थापित की गई। 1846 में पेरिस विश्वविद्यालय में आया ये कंपैरेटिव क्रिमिनल लॉ। और फिर अमेरिका में अंग्रेजी कानून से जुड़ी किसी भी चीज़ से दुश्मनी थी, तदनुसार प्राकृतिक कानून प्रबल हुआ। फ्रांसीसी न्यायाधीशों के लेखन से प्रेरणा ली गई। पूछ सकते हैं कि प्रेरणा कहाँ से ली गई, फ्रांसीसी न्यायाधीशों के लेखन से। बात करते हैं हम तुलनात्मक कानून है क्या, मतलब इसको बोलेंगे क्या। अभी हमने डिफरेंसेस सिमिलरिटीज़ के बारे में जाना। अब देखिए, तुलनात्मक कानून विभिन्न देशों के कानून के अध्ययन की एक विधि है। मतलब बहुत सारे जो देश हैं उनके कानूनों का अध्ययन करना, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि कानून का विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, लॉज का उनकी तुलना करना मतलब कंपैरेटिव करना अपने बेसिस पे अलग अलग आधार से। ये देशों द्वारा अपनाए जाने रहे कानूनी तंत्र पर जोड़ देता है और उनकी तुलना करता है। जैसे मैंने बताया कि ये डिफरेंसेस करता है मोर लीगल सिस्टम्स में। तुलनात्मक कानून कोई पाठ या नियमों का निकाय नहीं है, मतलब ये कोई कोडिफाइड नहीं किया गया इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे और लॉज हैं। ये ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये विधि के रूप में ज़्यादा है, मतलब ये एक लॉज के रूप में है। इस प्रकार जर्मन, फ्रेंच वकील रेट्सवर, ग्लिंचुंग और ड्रॉइड तुलना जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कानून की तुलना, और इस प्रकार के विषय के लिए ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। मतलब जो मोर लीगल सिस्टम्स में डिफरेंसेस और मोर लीगल सिस्टम्स में सिमिलरिटीज़ इसका करता है। और ये क्या करता है, कानूनों का एनालिसिस करता है। नाम से ही समझ में आता है कि तुलनात्मक कानून एक बुनियादी नींव बनाने का एक तरीका है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में कानून संचालित होते हैं, ऑपरेट होते हैं, मतलब ठीक है। विभिन्न देशों के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर संपर्क ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां विभिन्न पहलुओं में देशों के बीच आम सहमति महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब तुलनात्मक कानून का मतलब है कि बहुत सारे देशों के कानूनों का अध्ययन करना, मोर लीगल सिस्टम्स में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता लगाना, ये तुलनात्मक कानून है अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो। और मेन ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनते हैं इसमें कि पब्लिक लॉ है वो क्या है, कंपैरेटिव लॉ क्या है। तो हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों जानने ज़रूरी हैं। और देखिए, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के मामले में व्यापार और आर्थिक मुद्दों के साथ साथ वैज्ञानिक मामले भी हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय सहमति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब ये नहीं है कि खुद की मर्ज़ी से ही हम पब्लिक लॉ का जो स्टडी कर लेंगे। जो इंटरनेशनल कंसेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। उनके जो नियम है, विनियमन है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ और आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी मतलब मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पूछे जा सकते हैं कि किस किस के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ क्षेत्राधिकार के मुद्दे प्रचलित हैं और इस प्रकार कानूनी तंत्र की बातचीत होना तय है। अपने देश और दूसरे देश की व्यवस्था को समझना, दूसरे देश की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको समझने की, क्योंकि कंपैरेटिव लॉ का मतलब ही ये है कि सारे जितने भी देश के कानून हैं उनकी सिमिलरिटीज़ मतलब मोर लीगल सिस्टम्स में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता करना, जो उनके कानूनी सोर्सेज है उनका पता करना,
तो आपने ये देखा, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कमेंट। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।